नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसका पहला पार्ट एक स्लीपर हिट बनकर उभरा था, द ओल्ड गार्ड। और अब उसका धमाकेदार सीक्वल आया है, द ओल्ड गार्ड 2। नेटफ्लिक्स की इस सुपर हिट फ्रेंचाइजी ने इमोर्टैलिटी, लॉयल्टी और सेक्रीफाइस जैसे विषयों को बेहद गहराई से एक्सप्लोर किया है। और इस बार स्टेक्स और भी ज़्यादा बड़े हैं, एक्शन और इंटेंस है और कहानी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको याद होगा, एंडी और उसकी टीम दुनिया में सेंचुरीज से रह रहे हैं, अमर योद्धा हैं जो चुपचाप मानवता की रक्षा करते आए हैं। ये इमोर्टल वॉरियर्स गुप्त रहते हैं, लेकिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी उनके पीछे लग जाती है, जिसकी सबकी जिंदगियों खतरे में आ जाती हैं। पार्ट 1 के अंत में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जब हम देखते हैं कि क्यों एंडी की पुरानी साथी, जिसे सदियों पहले समुद्र में एक लोहे के ताबूत में डुबा दिया गया था, अब वापस लौट चुकी है। द ओल्ड गार्ड 2 वहीं से अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है और अब हमारे सामने है बेट्रेयल, रिवेंज और रिडेम्पशन की एक नई लड़ाई। द ओल्ड गार्ड 2 की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें क्वीन की सफरिंग दिखाई जाती है। वो सैकड़ों सालों तक एक लोहे को ताबूत में कैद कर रही है, हर बार डूब कर मरती रही और फिर जिंदा होती रही, हर पल दर्द से गुजरती रही। इन सालों ने उसे अंदर से बदल दिया है। अब जब जब वह वापस लौटी है तो उसमें पहले जैसा कंपैशन नहीं रहा। उसकी सोच बदल चुकी है, अब खुद को एक गॉडेस मानती है और मानती है कि इमॉर्टल बीइंग्स को अब छुप कर नहीं, खुलकर राज करना चाहिए। और यही बनता है द ओल्ड गार्ड 2 का मुख्य कॉन्फ्लिक्ट। एंडी अब अपनी पहले जैसी नहीं रही। पार्ट 1 के अंत में हमने देखा कि उसका इमोर्टैलिटी खत्म हो चुकी है, अब वो मर सकती है, लेकिन इसके बावजूद वह लीडरशिप छोड़ती नहीं। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि यह उसकी पूरी लेगेसी पर सवाल है। क्वीन के पास अब नई शक्तियाँ हैं और उसके इरादे खतरनाक हैं। वह चाहती है कि इमोर्टल वॉरियर्स अब दुनिया पर राज करें, खुद को इंसानों से ऊपर साबित करें, और इसके लिए वह हर हद पार करने को तैयार है। इस बीच नाइल, जो पिछले पार्ट में टीम में नहीं जुड़ी थी, अब धीरे धीरे एक कोर मेंबर बन चुकी है। वो अपनी ताकत और जिम्मेदारियों की समझने लगी है। उसका कैरेक्टर इस बार बहुत मैच्योर दिखाया गया है, जहां एंडी और बाकी पुराने इमोर्टल थक चुके हैं। वह नाइल के अंदर नई ऊर्जा और आइडियलिज्म है। वह क्वीन की बातों को सुनती है, लेकिन उसे रिजेक्ट भी करती है। उसका कैरेक्टर इस बार दोनों वर्ड्स के बीच एक पुल की तरह काम करता है, पुराने और नए विचारों के बीच। बुकर, जो पहले पार्ट में बेट्रेल कर चुका था, अब एक्साइल में है, लेकिन क्वीन उसे ढूंढ निकालती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। बुकर, जो गिल्ट और लोनलीनेस में डूबा हुआ है, क्वीन की बातों में आता है और टेम्पररी उसका साथ देता है। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वो खुद की गलती को पहचानता है और रिडेम्पशन के लिए एंडी की मदद करता है। बुकर का आर्क इस बात पर बहुत इमोशनल है, खासकर उसके डायलॉग्स जो गिल्ट और होप के बीच जूझते हैं। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा हमें नई इमोर्टल वॉरियर्स से मिलवाता है, जो अलग अलग कल्चर्स और टाइमलाइंस से आए हैं। इनमें एक अफ्रीकन वॉरियर है जो थाउजेंड्स ईयर ओल्ड ट्राइबल प्रोटेक्टर रहा है, एक जापानीज समुराय है जिसने फेडरल जापान में इनजस्टिस से लड़ाई की थी, और फीमेल पर्शियन हीलर है जिसने सेंचुरीज तक प्लेग्यूज से जूझते लोगों को बचाया। ये सभी कैरेक्टर्स सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन नहीं है, उनकी अपनी कहानियाँ, फिलोसफीज और पावर हैं। ये दिखाता है कि इमोर्टैलिटी का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। क्वीन का अल्टीमेट प्लान है वर्ल्ड लीडर्स और मिलिट्री सिस्टम्स को हाईजैक करना और इमोर्टल्स को एक नए ग्लोबल ऑर्डर के रूप में पेश करना।
उसका लॉजिक कि अब आम इंसान युद्ध, भुखमरी और नफरत से जूझ रहे हैं, तब इमोर्टल बीइंग्स को हस्तक्षेप करना चाहिए। वो खुद को और अपनी रेस को एक हायर स्पीसीज मानती है जो अब इवॉल्व हो चुकी है। उसके ये एरोगेंस ही उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। फिल्म का क्लाइमेक्स बर्लिन में स्थित एक अंडरग्राउंड बायो फैसिलिटी में होता है, जहां क्विन ने अपना पूरा नेटवर्क स्थापित किया है। एंडी और उसकी टीम वहां पहुंचती है और वहां होता है एक भयानक तेजी से कट होते सीन वाला एक्शन सीक्वेंस। इस बार एक्शन केवल ब्रूटल ही नहीं बल्कि टैक्टिकल और इमोशनल भी है। हर पंच, हर गोली, हर चोट में एक भावनात्मक कीमत है, क्योंकि अब स्टेक सिर्फ फिजिकल नहीं फिलोसफिकल भी है। फिल्म का सबसे पावरफुल पल तब आता है जब एंडी और क्विन आमने सामने होती हैं। दोनों की आंखों में दर्द है, एक का जो खो चुका है और एक का जो भुगत चुकी है। एंडी जो अब मॉर्टल है एक पल का कमजोर पड़ती है, लेकिन वही इंसान कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। वो क्विन को याद दिलाती है कि इमॉर्टैलिटी एक जिम्मेदारी है, न कि सत्ता का जरिया। दोनों की लड़ाई सिर्फ तलवारों की ही नहीं होती बल्कि विचारधाराओं की होती है। फिल्म के अंत में नाइल, एंडी और बाकी की टीम मिलकर क्विन के प्लान को नाकाम करते हैं। बुकर जो रिडेम्पटेशन के लिए अपनी जान देने को तैयार है, आखिरकार टीम में वापस लिया जाता है। एंडी के पास इमॉर्टैलिटी नहीं है, लेकिन उसके पास अब एक पर्पस है, अगली पीढ़ी को तैयार करना। क्विन को मारा नहीं जाता बल्कि उसे एक सीक्रेट प्रिजन में कैद किया जाता है, ताकि एक दिन शायद वह खुद अपनी सोच पर दोबारा विचार करे। द ओल्ड गार्ड 2 के विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर बहुत रिफाइंड हैं। इस बार कैमरा का फोकस सिर्फ एक्शन पर नहीं बल्कि इमोशन और एक्सप्रेशंस पर भी है। हर कैरेक्टर्स का चेहरा एक किताब की तरह खुलता है, जहां सेंचुरीज की ज्ञान और विजडम झलकती है। फिल्म के डायलॉग्स भी काफी लेयर्ड हैं, खासकर जब इमोर्टल्स अपना फिलोसफी शेयर करते हैं कि दर्द और अमृता के बीच क्या रिश्ता है। फिल्म का अंत एक होपफुल नोट पर होता है। एंडी अब एक टीचर है, नाइल एक लीडर बनने की राह पर है और पूरी टीम एक बार फिर यूनाइटेड है। लेकिन इस बार उनके पास एक विजन है, सिर्फ मिशन नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई इमोर्टल नहीं करता कि उसका अस्तित्व मीनिंगलेस है। द ओल्ड गार्ड 2 हमें यही सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका मतलब तभी है जब आप उसे पर्पस और कंपैशन के साथ जिएं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और एनालिसिस द ओल्ड गार्ड 2 मूवी की। आपको क्या लगता है, क्या क्विन फिर से वापसी करेगी? क्या नाइल अगली जनरेशन की लीडर बन पाएगी? और क्या एंडी एक बार फिर से इमॉर्टल बन सकती है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही डिटेल सिनेमैटिक एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।